नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विमर्श में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर और बजट में विशेष रूप से शिक्षा के लिए प्रावधान। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं, इस पर विमर्श के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी। डॉक्टर व्यस्त जी शिक्षा क्षेत्र के जाने माने नाम हैं। आप मुरादाबाद में एक डिग्री कॉलेज के शिक्षक रहे और बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र से आप दूसरी बार विधान परिषद के सदस्य हैं। आइए विमर्श शुरू करते हैं। उसके पहले देखते हैं कृष्णदेव त्रिपाठी की एक रिपोर्ट। प्रदेश में उच्च शिक्षा को नई बुलंदी पर ले जाने के लिए योगी सरकार ने सोमवार को पेश किए गए बजट में इस पर विशेष जोर दिया है। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा पर भी सरकार का फोकस है। योगी सरकार स्कूल कॉलेजों की सूरत सुधार कर उन्हें ऐसा बना देना चाहती है कि बच्चे वहां जाने में गर्व महसूस करें। प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे छात्रों का भी ख्याल रखा गया है। साथ ही कौशल विकास के जरिए छात्रों को स्किल्ड बनाने पर भी जोर है। सरकार ने प्रदेश के हर मंडल में राज्य विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। इससे ग्रामीण छात्रों को अपने ज़िले में ही उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। उन्हें दूसरे ज़िलों या दूसरे राज्यों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। प्रदेश में अभी 16 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हैं, मगर कई मंडलों में कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। पहले से चल रहे 170 डिग्री कॉलेजों में भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। इससे इन कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 से अधिक छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए प्रदेश के सभी राजकीय ITI में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है। यह पिछले साल के मुकाबले 191 करोड़ रुपए कम है। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को हर साल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़, जूते मोजे और स्वेटर के लिए 300 करोड़ और स्कूल बैग के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए 3,406 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मैनपुरी, झांसी और अमेठी के सैनिक स्कूलों में बचा काम पूरा कराने और गोरखपुर में नया सैनिक स्कूल बनाने के लिए 90 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ और संस्कृत शिक्षा निदेशालय तथा संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालय भवनों के लिए 5 करोड़ रुपए का इंतजाम है। निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों के बचे हुए काम पूरा कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त कोचिंग देने के लिए टैबलेट दिए जाएंगे। प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग के लिए सभी जिलों में केंद्र खोले जाएंगे। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और गांव में ओपन जिम खोले जाएंगे। प्रदेश में 19 जिलों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 270 करोड़ से अटल आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला किया गया है। इनमें श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6 से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। सबसे पहले व्यस्त जी से जानते हैं कि आप इस बजट को शिक्षा उन्मुखी बजट के रूप में कैसे देखते हैं? आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य केवल आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भर बनना नहीं है। आत्मनिर्भर भारत आर्थिक रूप से भी बने, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो आधार है वह शिक्षा है। शिक्षा यह पहली सीढ़ी है, पहला पायदान है।
और जब समाज शिक्षित होगा तभी वह विकसित भी हो सकेगा। तो विकास के सारे दरवाज़ों को बेहतरी से खोलने के लिए और मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 5,50,000 करोड़ से अधिक का जो वार्षिक आय व्यय बजट प्रस्तुत किया है, उसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार ने यथोचित प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। उसके लिए एक महत्वाकांक्षी धनराशि का आवंटन माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। अतः मैं समझता हूँ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस सत्र में लागू होगी। उसका जो एक भावी स्वरूप है, उस स्वरूप को भी सामने रखकर बजट की एक नई शिक्षा नीति की नींव को हम कैसे मजबूत करके चलें आगे के लिए, उसका भी प्रोविज़न इसमें समाहित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा से पहले की सीढ़ी एक ICDS की सीढ़ी होती है, आंगनवाड़ी जिसको हम कहते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र कहते हैं, जिसमें 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों का पूरे लालन पालन का, उनके स्वास्थ्य का, उनके न्यूट्रिशन का हर प्रकार की चिंता होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उस विषय को जोड़ा गया है, लेकिन इस बजट में उसको सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक के आगे जूनियर के आगे माध्यमिक के आगे महाविद्यालय के आगे विश्वविद्यालय, और इसी के साथ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल किस प्रकार से हम विकसित करें, कौशलों का केंद्र भी हम कैसे स्थापित किए जाएं, इस विषय का भी प्रोविज़न है। IIT के क्षेत्र में, IIM के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, ITI के क्षेत्र में, माने शिक्षा के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, आयाम हैं, सभी को यथोचित जितनी जहां आवश्यकता है जी, उससे भी अधिक बजट को इसमें आवंटित करने का प्रावधान है। और निष्कर्ष में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का बजट एक ऐसे समय पर प्रस्तुत हुआ है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, जब एक वैश्विक आपदा कोविड-19 कोरोना वायरस के संकट से पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन देश संभला रहा। और देश में भी उत्तर प्रदेश राज्य पहला राज्य है कि उस आपदा में भी डेथ रेट सबसे कम और रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा रहा। इन सभी प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों के उपरांत भी ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसकी समाज सामान्यतया अपेक्षा नहीं करता था। अपेक्षाओं से कहीं परे जाकर एक बहुत ही अत्यंत सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित जल थल नभ तीनों क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास हो सकता है जी, उसके मद्देनज़र बजट प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बजट है, जो व्यक्ति निर्माण का, समाज निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का कार्य जिस आधार पर टिका हुआ है, वह है शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था के हर सेक्टर में पर्याप्त धनराशि बजट में आवंटित की गई है। शिक्षा का जो आधार है वो बेसिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं जो उल्लेखनीय हैं? जो उल्लेखनीय हैं प्रावधान, मैं समझता हूं कि जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, इसके पहले की अगर पूर्ववर्ती सरकारों की
प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक स्वरूप को देखने पर ही प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ता था कि ये पाठशालाएं नहीं हैं, यह एक प्रकार से कूड़े घर हैं, गंदगी के ढेर हैं। विद्यालय में विद्यार्थी आते हैं, नहीं आते हैं, शिक्षक आते हैं, नहीं आते हैं, ये कभी दिखाई नहीं पड़ता था, कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन जब से माननीय योगी जी की बीजेपी की सरकार आई है, तब से पूरा स्वरूप ही परिवर्तित हो गया है। कायाकल्प योजनाओं के तहत पूरा जितना भी ढांचागत जो उसकी स्थिति है, जी मतलब स्वरूप में ज़मीन आसमान का फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। भवनों का निर्माण, भवनों का रख रखाव, भवनों की सज्जा, शिक्षा से जुड़े ध्येय वाक्य, चित्र, सब चीज़ें आपको सुव्यवस्थित मिलेगी। आपको फुलवारी मिलेगी, चार दीवारी मिलेगी, आपको टॉयलेट्स मिलेंगे, आपको शौचालय मिलेंगे, कक्षाएं व्यवस्थित मिलेंगी, फर्नीचर मिलेगा। और सबसे बड़ी जो बात है कि उसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। ये बेसिक शिक्षा में, राजकीय व्यवस्था में इसका पूरा स्वरूप है। 3 किलोमीटर की परिधि में एक विद्यालय मिलेगा, ये इस सरकार की देन है। 3 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं होगी। जितने भी विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उसके आंकड़े अगर हम दें तो लगभग 2,54,634 विद्यालय संचालित हैं उत्तर प्रदेश में इस समय तक। खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, ये स्लोगन है जी। उसी के साथ 1,34,418 परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के तहत, माने एनरोलमेंट की स्कीम के तहत 1,60,000 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। एक बहुत बड़ी संख्या है। और एक इस बजट में एक नई योजना शुरू की गई है, जिसको 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। उस योजना का नाम है शारदा योजना। शारदा योजना के तहत जी विद्यार्थियों का, जिनका नवीन प्रवेश होना है, उनका चिन्हीकरण करना, उनका पंजीकरण करना और उनका एडमिशन कराना, उनका नामांकन कराना, यह योजना इस समय पर लागू की गई है। और इसके लिए बजट का प्रोविज़न बहुत अच्छा किया गया है। इसके लिए बजट के लिए तो एक जागरूकता का कार्यक्रम है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए ये योजना चालू की गई है। जनपद गोरखपुर के ही वनटांगिया गांव में 5 प्राथमिक और 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय और महाराजगंज के वनटांगिया गांव में 8 प्राथमिक और 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जो वनटांगिया गांव हैं, यह ऐसी जनजाति के गांव हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के गांव हैं, जिन्होंने कभी स्कूल देखे नहीं जी। यह एक विशेष माननीय योगी जी ने इनको चिन्हित किया और उन घरों पर भी शिक्षा की रोशनी का उजाला हो सके, ये पहली बार व्यवस्था की गई है। 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म, ये अभूतपूर्व कार्य है सरकार का, जिसको इस बजट में भी सम्मिलित किया गया है। पहले की यूनिफॉर्म देख करके लगता ही नहीं था कि ये स्कूल की ड्रेस है, लेकिन इस समय यूनिफॉर्म भी एक नहीं, बच्चों को 2-2 यूनिफॉर्म जी, 2-2 जर्सी जी, जूते, मोजे, बस्ते, किताबें, सब चीज़ों की निःशुल्क व्यवस्था है। माने इनकी यूनिफॉर्म के लिए ही 40 करोड़ रुपए का आवंटन इसी में है। स्वेटर के लिए
300 करोड़ का आवंटन है। उसी के साथ स्कूल बैग उपलब्ध कराने के लिए 110 करोड़ का एलोकेशन है। उसी के साथ समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बहुत बड़ी धनराशि है ये। समग्र शिक्षा अभियान, संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद उत्तर साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान के बाद में DPEP और उसके बाद में फिर ये समग्र शिक्षा अभियान जी, माध्यमिक शिक्षा अभियान और महाविद्यालय स्तर पर रूसा बोलते हैं, तो वो जो यूनिवर्सिटी लेवल तक की योजना है, तो इसमें समग्र शिक्षा अभियान में 18,172 करोड़ रुपए सर्वेश जी एक बहुत बड़ी धनराशि का आवंटन है। ये है बेसिक शिक्षा के स्वरूप को पूरा बदलने के लिए। स्ट्रक्चर पहले भी थे जी, जहाँ विद्यालयों का अभाव था, 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी थी, वहाँ विद्यालय खोले गए, नए विद्यालय खोले गए। जहाँ प्राथमिक विद्यालयों में अभिभावक माता पिता अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने से संकोच करते थे, अब प्रसन्नतापूर्वक वहाँ प्रवेश दिला रहे हैं। अध्यापक और अध्यापिकाएं, एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि प्रॉक्सी टीचर्स के रूप में काम करते थे, बदले में काम करते थे जी। वेतन मिलता है 40,000 और 5,000 पर कोई जी ग्रेजुएट पास, कोई B.Ed किया हुआ जो बेरोजगार है उसको अपने बदले में लगा दिया और स्कूल टीचर जाता ही नहीं था। वो सारे सिस्टम को माने ज़ीरो टॉलरेंस की स्थिति में इस सरकार ने ला दिया है। एनरोलमेंट बढ़ा है और प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अधिक इम्प्रूव हुई है। ड्रॉप रेट भी घटा है अभी? ड्रॉप रेट बहुत घटा है। ड्रॉप रेट अब तो कहाँ 1 से 5 तक जाते जाते ही 10% से ज़्यादा का ड्रॉप रेट हो जाता था जी। अब तो 2% के लगभग भी नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था? माध्यमिक शिक्षा, ये माध्यमिक शिक्षा की स्टेज ऐसी है कि ये जब कक्षा 12 तक पहुंचता है तो किशोरावस्था आ जाती है जी। वो युवा का टर्निंग पॉइंट होता है। आगे के लिए अपने जीवन को किस दिशा में उसे ले जाना है जी, उसका भी वो टर्निंग पॉइंट होता था। तो माध्यमिक शिक्षा के भी प्रकार बहुत हैं और हर प्रकार के लिए इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। पहले तो मैं ज़रा एक संख्या बता दूं कि कितने प्रकार की और कितनी संख्या है विद्यालयों की। प्रदेश में 2285 राजकीय, 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त जिनको हम एडेड कॉलेज बोलते हैं, 20,558 वित्त विहीन विद्यालय, अर्थात कुल मिलाकर के 27,355 विद्यालय संचालित हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार की योजना के तहत, या कहिए कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर इस बजट में जो प्रोविज़न है ये अभूतपूर्व है। राष्ट्र रक्षा के लिए कि प्रत्येक मंडल में एक सैनिक विद्यालय की स्थापना, हाँ ये कार्य, इसके लिए बजट का प्रोविज़न है। और सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी, अमेठी के जो पहले से संचालित हैं उनके अवशेष कार्यों को पूर्ण करने, जनपद गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल का और निर्माण कराए जाने हेतु ये 90 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना की सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की बजट का प्रोविज़न है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन, जिस पर किसी सरकार ने ध्यान कभी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए की
बजट की प्रस्तावित करने का इसमें प्रावधान है। संस्कृत निदेशालय। जी हाँ, संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुसार निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर लखनऊ को विकसित कर उसकी क्षमता को दोगुना करने का, बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराए जाने तथा 1000 क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों के जो शेष कार्य रह गए हैं उनको पूरा कराने के लिए 100 करोड़ रुपए, राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत गेस्ट लेक्चर जिनको बोलते हैं हम, अतिथि विशेष विशेषज्ञ के रूप में उनके मासिक मानदेय ऑनरेरियम जो धनराशि हाई स्कूल स्तर पर 8,000 थी उसे बढ़ाकर 12,000 रुपये तथा इंटरमीडिएट को पढ़ाने वालों के लिए 10,000 से बढ़ा के 15,000 रुपये कर दी गई है। उच्च शिक्षा के लिए क्या प्रावधान? हाँ, उच्च शिक्षा में जो पहले तो विश्वगुरु के स्थान पर था जी और दुनिया में ये उच्च शिक्षा के ज्ञान का केंद्र माना गया था। ये उत्तर प्रदेश की जो धरती है, पावन धरती है, ये संस्कृति के दर्शन के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र था। अपनी सरकार ने उस शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा बनाने का संकल्प लिया है। माने क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जो मापदंड हो वो इंटरनेशनल पैरामीटर को स्पर्श करे, उसके लिए जो योजनाएं हैं उनमें प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्तमान में 16 राज्य विश्वविद्यालय हैं। यहीं एक निवेदन और कर दूं कि इसी बजट में जो असेवित मंडल केंद्र हैं, जिस मंडल केंद्र पर विश्वविद्यालय राज्य सरकार का नहीं है जी, उनको, और महाविद्यालय जिस मंडल केंद्र पर नहीं है वहाँ विश्वविद्यालय भी स्थापित करने का बजट में प्रावधान है और महाविद्यालय स्थापित करने का भी प्रावधान है। तो 16 राज्य विश्वविद्यालय, एक ओपन यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय, 27 निजी विश्वविद्यालय, 170 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, एडेड डिग्री कॉलेजेज और पीजी कॉलेजेज एवं 6,531 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। अब इनके लिए जो विश्वविद्यालयों की मैंने चर्चा की, असेवित मंडलों में तो खोले जाएंगे विश्वविद्यालय, लेकिन इससे पहले हमारी सरकार 3 विश्वविद्यालय पहले घोषित कर चुकी है और उनके लिए भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली गई है। एक सहारनपुर, दूसरा आजमगढ़ और तीसरा अलीगढ़, ये नए विश्वविद्यालय। भूमि का आवंटन हो गया तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करने का बजट का प्रोविजन इस बजट में है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में है। ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया हमारे पूज्य जो सरसंघचालक जी रहे, उनके नाम से विश्वविद्यालय प्रयागराज तथा लखनऊ में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण और उसमें प्रगति करने के लिए बजट प्रस्तावित है। जो नई शिक्षा नीति है जिसकी मैंने प्रारंभ में चर्चा की, उसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, HEI क्लस्टरों, नॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करने का लक्ष्य है। इस हेतु संसाधनों, सामग्री और मनुष्य की कार्यकुशलता की बढ़ोतरी में सहायता अधिकतम कैसे मिले, इस पर बजट में बल प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
जिसको शॉर्ट में हम रूसा बोलते हैं, के अंतर्गत न्यून सकल नामांकन दर वाले 26 जनपदों में, जिनको हम आकांक्षी जनपद बोलते हैं, ऐसे मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना उनके अंतर्गत की जा रही है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के इस बजट में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ये नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है 2022 से जी। तो उत्तर प्रदेश के बजट में नई शिक्षा नीति के लिए क्रियान्वयन हो ठीक से, उसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें इस बिंदु के अंतर्गत ही ये लागू होगी। तो जो मेरे संज्ञान में हैं, जितना अब तक ढांचागत अब तक की जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में नई शिक्षा नीति को हमें लागू करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो अपेक्षित होगी धनराशि, उसकी बजट से आपूर्ति कर दी जाएगी। विमर्श में आज हमने शिक्षा पर चर्चा की और उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में शिक्षा के लिए क्या प्रावधान हुए, इस पर विस्तार से जाना। जयपाल सिंह व्यस्त जी ने हमें बताया कि उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करना है, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना है। तो आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक संसाधनों से और आर्थिक विकास से ही नहीं, ये शिक्षा से भी आता है। उत्तर प्रदेश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, शिक्षा पर फोकस करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का ये बजट, इसकी थीम और इसका आधार एक तरह से कहा जाए तो शिक्षा ही है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को शिक्षित प्रदेश, सुशिक्षित प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बजट जो प्रस्तुत किया है, इससे आशा है कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। आज हमारी इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए मैं डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस सार्थक चर्चा के लिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी इसको देखने के बाद पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज के विमर्श में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय पर और किसी खास मेहमान के साथ चर्चा के लिए। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।